हेलो एवरीवन, करंट अफेयर्स विद प्रीलिम बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 29 मई 2021। आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं हिंदू, पीआईबी और अदर मैगजीन्स में इम्पोर्टेंट रही हैं जो कि हमारी प्रीलिम्स 2021 और 2022 की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज है 29 मई 2021। तो आज हम देखेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं पीआईबी और द हिंदू के साथ साथ अदर मैगजीन्स में इम्पॉर्टेंट रही हैं। जो हमारा आज का पहला आर्टिकल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कि आखिरकार सुपर मून क्या होता है और इस सुपर मून की स्थिति क्या होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सुपर मून का मतलब क्या है। वास्तव में ये उस स्थिति को दर्शाता है जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकट और साथ ही पूर्ण आकार में होता है। अब आपके दिमाग में यहाँ पे 2 से 3 वर्ड आए होंगे कि सर ये पहले बताइए कक्षा क्या होती है और ये बताइए कि चंद्रमा का पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का मतलब क्या होता है। और जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे तब तक आप सुपर मून नहीं समझ सके। तो हमने ये कोशिश की है कि आपको 3D डायमेंशन के माध्यम से दिखा दें कि कक्षा क्या होती है और चंद्रमा क्या होता है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है हमारा सोलर सिस्टम, ये हमारी अर्थ है, ये बीच में हमारा सन है। क्लियर। अब ये अर्थ जैसे जैसे ये राउंड कर रही है, अब यहाँ ध्यान देना, ये अर्थ जैसे जैसे राउंड कर रही है तो आप ये सपोज करके मान लीजिए कि जैसे ये अर्थ राउंड कर रही है उसी तरह अर्थ के चारों ओर चंद्रमा भी राउंड कर रहा है। क्लियर। ऐसे आप मानिए जैसे बीच में ये अर्थ है हमारी सन के रूप में, ठीक है, और ये चंद्रमा इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो अब आप एक बात ध्यान दीजिए, जब ये सबसे दूर हुई, क्योंकि ये एक तरीके का ऐसा सर्पिलाकार आकार बनना है, तो जब ये सबसे दूर होगी इस तरफ तो क्या स्थिति है और जब सबसे पास से तो क्या स्थिति है, इसी चीज़ को ये कहना यहाँ पे चाह रहा है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। आप ऐसे देख सकते हैं कैसे ये कक्षाएं अलग अलग हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे ऐसे धागेदार बनी हुई हैं, ये इमेजिन की गई हैं कि हाँ ऐसी कक्षाओं में ये सभी प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप ये देख लिए। अब आप समझिए। अब यहाँ पे देखिए, ऐसे जब कक्षाएं ये बनी हैं, ये हमारी पृथ्वी है मान लीजिए, और पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। ठीक है, जब ये सबसे निकट होगा पृथ्वी के, अब आप मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे निकट कब होगा, जब ये ऊपर होगा तभी तो इसके निकट होगा, और जब ये यहाँ सबसे दूर होगा, ठीक है, तो ये स्थिति होती है। इसी चीज़ को यहाँ पे आप एक डायमेंशन के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये चंद्रमा सबसे दूर स्थिति पे है, इसे अपोजी कहते हैं। क्लियर, इसे अपोजी कहते हैं। और जब ये सबसे नज़दीक स्थिति में होता है तो इसे पेरोजी कहते हैं। क्लियर, यहाँ पे ये बातें आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है, आप इतनी चीज़ें समझ गए। चलिए, अब यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको दिखाते हैं। जब ये आपने समझ लिया कि चंद्रमा की यही बातें जो हैं सबसे पास में सबसे कम दूरी, आपको बाकी यहाँ पे याद रखना नहीं है। सामान्य वर्ष में 2 से 4 पूर्ण सुपर मून की घटना होती है, यानी कि 2 से 4 बार ऐसी स्थिति आती है जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा होता है। ठीक है, इतनी बातें समझ गए। इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे नहीं याद रखना है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि साहब ये चंद्र ग्रहण क्या होता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है, आंशिक क्या होता है और खंड छाया क्या होती है। हम इन तीनों को तो नहीं पढ़ेंगे, हम केवल ये पढ़ेंगे कि पूर्ण चंद्र ग्रहण क्या होता है और आंशिक चंद्र ग्रहण क्या होता है, और उसे देखेंगे भी। ठीक है, तो आप ऐसे देखिए, यहाँ पे ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाएं, नंबर ध्यान रखना, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब तीनों एक ही सीध में आ जाएं तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, इसलिए हम कहते हैं कि चंद्र ग्रहण हो गया। यानी कि चंद्रमा को जो रोशनी मिल रही थी वो रोशनी नहीं मिल पा रही, किसकी वजह से, पृथ्वी की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे चंद्र ग्रहण हो गया या लूनर इक्लिप्स हो गया। क्लियर। अब आप देखना चाहेंगे तो आप ऐसे देख सकते हैं लूनर इक्लिप्स को। जैसे ये आप देखिए, ये चंद्रमा है, अब ये पृथ्वी देखो इसके ऊपर आ रही है। ठीक है, अब ये आ रही है तो देखो ऐसी छाया हो गई, इसलिए नहीं दिख रहा। और जब ये पृथ्वी जाने लगती है ना,
धीरे धीरे, तब हल्की हल्की जब छाया पड़ती है तो परावर्तित होके कलर यहाँ पर मून को लाल रंग का दिखा देते हैं, इसीलिए कभी कभी इसे ब्लड मून कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हो कितनी लाल हो गई। जैसे आप कभी आसमान में देखेंगे, आजकल के जो आसमान है उसमें लाल रंग आपको देखने को मिल जाता है शाम के वक्त। अब ये देखिए, अब जैसे जैसे जाएगी फिर अपने उसी हिसाब से अर्धचंद्र ग्रहण। अब ये देखो, ये है अर्धचंद्र ग्रहण, मतलब कम रोशनी अभी मिली है इसको। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ऐसे। अब ये देखिए, पूरी तरह पृथ्वी हट गई तो पूरा ग्रहण चला गया। ठीक, यानी कि सिंपल सी बात है कि पृथ्वी की छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे हम क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी पूरी तरीके से चंद्रमा को ढक लेती है तो कहते हैं पूर्ण चंद्र ग्रहण, और जब थोड़ा सा बचता है तो उसे आंशिक कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, अब यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है तो आप देख लीजिए कि चंद्रमा की पूरी डिस्क, डिस्क का मतलब ये पूरा पूरा आकार पृथ्वी कक्षा या प्रतिछाया में प्रवेश करती है, इसलिए चंद्रमा लाल दिखाई देता है। मान लीजिए ये सन है, ये पृथ्वी है और ये चंद्रमा है। ठीक है, जब ये तीनों एक सीध में आ गए तो ये इसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो इसीलिए क्या हुआ कि पूरी छाया के कारण यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाया। ठीक है, हालांकि ये परमानेंट नहीं होता है। अभी आपने देखा कुछ समय बाद ये व्यवस्था चली गई, आंशिक हो गया। ठीक, चंद्र ग्रहण क्या होता है, ये तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है। समझना, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। और इस समय होता क्या है, सूर्य हो, पृथ्वी हो, चंद्रमा हो, ये तीनों एक ही सीध में होते हैं। मैंने अभी आपको इस चीज़ को डायमेंशन में दिखाया है, ये देख रहे हैं आप, तीनों के तीनों एक ही सीध में हैं। ठीक है, कई बार बच्चों को ये बेसिक चीज़ें नहीं पता होती, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए। और चंद्र ग्रहण कब होता है, केवल पूर्णिमा के दिन। आप में से जिन जिन लोगों का नाम पूर्णिमा हो तो हमेशा याद रखना, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णिमा जो पर्यायवाची है किसकी है, तो चंद्रमा की। ठीक है, तो पूर्णिमा कब होगा, जब चंद्र ग्रहण होगा, या चंद्र ग्रहण कब होगा, केवल पूर्णिमा वाले दिन है। ठीक है, चलिए आप ऐसे देख सकते हैं। अब ये देखिए, सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये चंद्र ग्रहण की छाया हमने ओरिजिनल डायमेंशन के माध्यम से आपको दिखा दिया। अब इसी तरीके से हम ये भी देख लेते हैं कि भाई सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो सूर्य ग्रहण में स्थिति क्या होती है कि जो सूर्य है वो चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाए। समझ रहे, यानी कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं तो हम इसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। मतलब क्या कि सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर नहीं पहुंचने देता है कौन, चंद्रमा, बदला लेता है पृथ्वी से कि आपने उस बार मेरे को छाया नहीं दी थी, इस बार हम आपको छाया नहीं देंगे। सिंपल सी बात है, मैंने अभी आपको दिखाया कि जैसे ये अर्थ है, इसके चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और अर्थ चक्कर लगा रही सन के। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि जब चंद्रमा अर्थ के जस्ट सामने आ जाएगा, जैसे आप ये ऑर्बिट देख रहे हो ना, बिल्कुल, तो उसी स्थिति में जब ये सामने आ गया तो स्थिति में सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाई। ठीक है, इसी को कहा गया सूर्य ग्रहण। आप ऐसे देख सकते हैं एक तरीके से, ये लूनर इक्लिप्स है, ये देखिए ऐसे आप, ये सूर्य है, ठीक है, चंद्रमा। अब ये देखो ऐसे सूर्य ढक जा रहा है पूरी तरीके से, क्लियर, ये होगी स्थिति आपकी। अब यहाँ पे ऐसे देखिए, ये ऐसे, ठीक है, ये आप चित्र देख रहे हैं कैसे पृथ्वी को ढक लिया जाता है, बिल्कुल ये, ठीक है, यानी कि चंद्रमा ने इसको पूरी तरीके से ढक दिया। ठीक, तो ये स्थितियां हैं, बाकी आपको यहाँ पे और कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। फिर बात आती है यही पूर्ण सूर्य ग्रहण। ये तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य तथा चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक ही सीधी रेखा में होते हैं, यानी कि पृथ्वी के एक भाग में पूरी तरह से अंधेरा छा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण इसलिए होता है क्योंकि इस समय आकाश में अंधेरा हो जाता है व तापमान भी गिर जाता है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए। चलिए, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है, और ना ही आप याद करिएगा। क्लियर, चलिए ये हो गया आपका। फिर बात आती है यहाँ पे हमारे अगले आर्टिकल की कि बौद्ध धर्म से संबंधित कौन कौन सी यूनेस्को हेरिटेज हैं।
हेरिटेज हैं, अभी चर्चा में रही है हेरिटेज, ये काफ़ी सारी विरासत स्थल। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, बाकी डिटेल में आपको जानकारी नहीं चाहिए। अभी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ते हैं कि बौद्ध धर्म क्या है, इनके क्या क्या सिद्धांत हैं, वहाँ पढ़ते हैं, यहाँ ज़रूरत नहीं है। तो आपको बस इतना पता हो, नालंदा महाविहार जो है वो यूनेस्को के अंतर्गत आता है, सांची आपका यूनेस्को के अंतर्गत आता है, बोध गया जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, अजंता की गुफाएं, ठीक है, जहां पर इनकी महापरमपाणि का चित्र बना हुआ है, ठीक है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी बौद्ध स्थल यूनेस्को साइट हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है, और आपको चारों ऑप्शन दे देगा तो आप कहेंगे साहब ये चारों की चारों तो इसमें शामिल हैं, ठीक है। ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बच्चों को नहीं पता हो पाता। अब हमारा है आर्टिकल सीबीआई को लेकर, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहती है, आप में से कई सारे बच्चे हमेशा सुनते रहते होंगे। तो वैसे तो पॉलिटी का है, पॉलिटी में हमने पढ़ाया भी है, बट करंट में चर्चा में है, इसलिए करंट के हिसाब से पढ़ाते हैं। इसकी स्थापना होम मिनिस्ट्री के द्वारा 1963 में की गई थी, दिल्ली स्पेशल एक्ट के तहत। ये कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आती, यानी कि इस समय आप जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं, आपका मतलब सिविल सेवा डीओपीटी के अंतर्गत, तो उसी तरीके से अब सीबीआई भी डीओपीटी के अंतर्गत आती, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के, ठीक है। किसने रिकमेंड किया था? संथानम समिति ने। यानी कि ये क्या एक स्टेचुरी बॉडी है, सॉरी ये एक क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो नहीं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक वैधानिक निकाय नहीं है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब यहाँ पे ध्यान रखना एक चीज़ और, कि ना तो ये स्टेचुरी है और ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक है। ये एक तरीके से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के अंतर्गत हुई है, यानी कि एक स्पेशल स्टेट के द्वारा इसे बनाया गया है, ठीक है, एक्ट के द्वारा। और ये कौन बनाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने उद्देश्य के लिए, समझ रहे? इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे समझना नहीं है। केंद्र सरकार की प्रमुख अन्वेषण एजेंसी है, मतलब जांच वगैरह की इन्वेस्टिगेशन करती हैं। ये सतर्कता आयोग व लोकपाल को भी सहायता देती है। सीवीसी आप हमेशा पढ़ते होंगे, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और लोकपाल अभी हाल ही में गठन हुआ है। इंटरपोल की भारत में नोडल एजेंसी है। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं शुरू में, जब कभी करंट में आएगा फिर से चर्चा में तो फिर से पढ़ाएंगे। ये क्या है कि दुनिया भर की जितने भी पुलिस से रिलेटेड केसेस होते हैं वर्ल्ड के अलग अलग लेवल पे, जैसे आपने अभी सुन रहे होंगे मेहुल चोकसी को लेकर, विजय माल्या को लेकर, या ललित मोदी को लेकर के इंटरपोल ने उन्हें पकड़ लिया है, ठीक है। तो इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब प्रश्न आता है कि सीबीआई को डायरेक्ट कौन करता है? एक निदेशक के द्वारा डायरेक्ट किया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो 3 मेंबर कमेटी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस 3 मेंबर कमेटी में कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। यहाँ पे आपको दे सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या गृह मंत्री होता है, तो आप बता देंगे नहीं साहब, भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। कार्यकाल की इनको सुरक्षा प्राप्त है 2 वर्ष की, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ऑफिस इनका हेडक्वार्टर बना हुआ है दिल्ली में, आपको पता होगा, आप लोग गए भी होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज की करंट अफेयर्स की घटनाएं हमने कंप्लीट की। मिलते हैं कल कुछ नए आर्टिकल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।